मैं पूर्ण सर आज क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चौथे चैप्टर कार्बनिक रसायन का इसके पूर्व में जो आपने जिन अवस्थाओं के विषय में यानी बंधों की अवस्थाओं के विषय में जो आपने अध्ययन किया था उसमें आप देखेंगे कि जिस कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है और द्विबंध पाया जाता है तो एकल बंध वाला तो आपका हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो संतृप्त क्या होता है? तो ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यानी जो बंध होता है वो चारों के चारों बंध हाइड्रोजन से आच्छादित होते हैं, हाइड्रोजन से बंधे हुए होते हैं जो एकल बंध के द्वारा निर्मित होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आप एक बार सुने हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या है? तो जब आप कार्बनिक यौगिकों की संरचना में जब आप आगे जाएंगे तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो पहले 1 से 10 तक उसको हम क्या कहते हैं उसको आप देख लीजिए। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम मेथ नाम देते हैं। अगर कार्बन संख्या 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो आक्ट और 9 है तो नोन और 10 है तो डेक। ये आपका नाम हो गया जिसमें कार्बनों की संख्या के आधार पर यह नाम दिया गया है। अब दूसरा चीज आपका आता है कि यह क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह हमने आपको बताया था कि क्रियात्मक समूह वह काम करता है जैसे कोई भी यौगिक है कार्बनिक यौगिक वह दो से मिलकर बना होता है। पहला होता है एल्किल मूलक और दूसरा होता है ग्रुप अर्थात फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह होता है। तो इसमें आप देखेंगे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उसके पास यानी उस स्थान पे कोई न कोई एक आपका ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह उससे जुड़ जाता है और इसके साथ वो अलग से एक नया यौगिक का निर्माण करता है। जैसे आपको हम पहले भी बताए हैं, इस बार भी देख लीजिए कि मेथ एक पहला आ गया मेथ। तो मेथ में अगर यह क्यों मेथ आया पहले इसको हम देख लेते हैं। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हमने पहले भी आपको बताया तो कार्बन की संख्या 1 हुई और अब H2N है तो H में 1 गुणे 2 धन 2। अब इसकी संख्या आप देख लेंगे तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं, 2 एकम में 2 और धन 2 अर्थात CH4। इसको हम कहते हैं मेथ। तो मेथ में जब ए नहीं यानी यह बराबर हो जाएगा तो ए नहीं जुड़ जाएगा और इसको हम कहते हैं मेथेन। मेथेन। अब इसमें जो CH3 है आपको हम पहले भी बताए थे कि अगर CH4 से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है तो यह इल जुड़ जाता है यानी CH3 हो जाता है। इसको हम कहते हैं मेथिल। इल जुड़ जाता है, इन की जगह पे इल हो जाता है, मेथिल हो जाता है। अब यह जो CH3 है तो इसमें जो एक आपका क्या कहते हैं हाइड्रोजन जो कम होता है हुआ है तो इनके स्थान पे अगर हम एक इनको हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप अगर हम जोड़ देते हैं तो इसको हम लिख लेते हैं CH3OH। तो आपने देखा क्या यह मेथिल हो गया। चूंकि हाइड्रोक्सिल है इसके जब बाद में हम आगे अध्ययन करेंगे तो इसको आल जोड़ देते हैं यानी मेथिल में आल हो जाएगा IUPAC नाम के लिए तो मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेन में ऑल जुटेगा तो मेथेनॉल हो जाएगा। लेकिन चूंकि यह एल्कोहलिक ग्रुप का है और ये मेथिल है, दोनों को मिलाकर के हम इसको कह लेते हैं मेथिल एल्कोहल। ये दोनों को क्या मिला कर लेते हैं? मेथिल एल्कोहल। अगर यह डबल बॉन्ड है यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो इसमें आप देखेंगे कि यह आइन माने इन हो जाता है एल्कीन। और एल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n यानी कार्बन की संख्या जैसे ही बढ़ेगी उसके 2 गुने में एल्कीन का संबंध होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए CH1 × 2 अर्थात CH2। अब इसको हम क्या कहते हैं? एथीन कह सकते हैं क्योंकि पहले में इसका ग्रुप का संतुलन नहीं होता है इसलिए हम दूसरे वाले एथीन हम कहते हैं। और अगर दूसरे पर आएंगे तो CH2
और यह हो जाएगा 4, यह होगा एथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड में इन आया है तो इसलिए हम एथीन जोड़ दिए। इसी प्रकार से इसका नामकरण हम करते चले जाते हैं। अब अगला आपका क्या है, तो आपने देख लिया इसमें क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में हम कुछ का वर्णन कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल जिसमें OH होता है लास्ट में, एल्डिहाइड CHO होता है, कीटोनिक या कार्बोनिल कहते हैं जिसमें C और O होता है, कार्बोक्सिल में COOH होता है, एमिनो में NH2 होता है। और यह आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, यह आपका विशेष होता है। अब आगे चलते हैं, सजातीय श्रेणी क्या है। तो सजातीय श्रेणी यह है कि ऐसे माने कार्बनिक यौगिकों का श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच यानी जो भी उसके जो तत्व होते हैं उनमें सबसे बढ़िया कि वह एक क्रियात्मक समूह से जुड़े होते हैं, यानी उसके बीच में एक ही क्रियात्मक समूह होता है। जैसे आप देख लीजिए, एक क्रियात्मक समूह है, अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो इसके बीच में जो है C, अब जैसे CH3OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हम दिखा रहे हैं आपको सजातीय श्रेणी के लिए। और फिर दूसरा जो आता है वो आता है C2H5OH। अभी क्रियात्मक समूह के लिए आपने क्या सुना कि कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें सभी में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तथा 2 संलग्न यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। अगर इसमें से आप घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1 अर्थात कार्बन C, और 5 में से 3 गया तो 2, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया। अब इसको हम CH2 यानी 2 अनुलग्न यौगिकों के बीच यानी कार्बनिक यौगिकों के बीच में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। तो सबसे पहला क्या हो गया कि उनके अंतर जो भी उसके संलग्न तत्व होते हैं माने कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके बीच में एक फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, और 2 यौगिकों के बीच में संलग्न यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है। और उनके बीच में अणुभार जो होता है उसका अंतर 14 होता है। 14 किस लिए आता है, पहले कार्बन का आप देखेंगे 12, और ये 12 हो गया कार्बन के लिए, और 2 हाइड्रोजन का, और ये बराबर हो जाता है 14। ये आपका 14 है। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों को हम संक्षेप नहीं पढ़ा सकते, तो इसके पूर्व में आपने एल्केन श्रेणी का देखा कि एल्केन श्रेणी में क्या क्या कौन कौन से कार्बनिक यौगिक मिलते हैं आपको। उसके बाद सजातीय श्रेणी देखा। सजातीय श्रेणी में आपको बताया गया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो कोई फंक्शनल या क्रियात्मक समूह होता है वह सभी सदस्यों के यानी उस श्रेणी के सभी सदस्यों के साथ एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है, तथा 2 संलग्न क्या कहते हैं कि सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। और अगला है कि इनके अणुभार में 14 की माने अंतर रहता है, यानी 2 सदस्यों के बीच में 14 का गैपिंग रहता है, अंतर रहता है। तो ये आपका सजातीय श्रेणी हो गया। तो जो यौगिक होते हैं उससे सजातीय यौगिक या सजातीय श्रेणी के यौगिक या सदस्य उनको कहते हैं। अब इसके कौन कौन से गुण हैं या इनके कौन कौन सी विशेषता है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह होता है, यानी जिस प्रकार के सदस्य इसके हैं, ये जो भी फंक्शनल ग्रुप है उन सभी में एक ही क्रियात्मक समूह होगा। जैसे कुछ आपको हम अभी OH हाइड्रोक्सिल जो आपका समूह था इसका हमने दिखाया था, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, यह आपके देख रहे हैं, यह सभी में क्रियात्मक समूह हो गया। एथिल एल्कोहल ये हो गया, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, दूसरा हो गया एथिल एल्कोहल, तीसरा हो गया प्रोपिल एल्कोहल, चौथा हो गया
ब्यूटिल अल्कोहल, ये आपकी कर दिया सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह होते हैं। तो आपने एक ही सदस्यों में देख रहा है कि आपका क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी सदस्यों में के समान रासायनिक गुण होते हैं। क्योंकि जब आप जानते हैं कि पहले भी हमने बताया था कि जो एल्केन समूह होता है वह यौगिक के भौतिक गुणों को परिवर्तित करता है, जैसे क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, वाष्पन हो गया, इनको यह क्या करता है, प्रभावित करता है। और जबकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, वह उन यौगिकों के रासायनिक गुणों को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इनका क्या हो गया कि जो भी सदस्य होंगे एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होंगे। तीसरा है आपका किसी क्रमागत दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। अभी हमने इसके पूर्व में भी बताया था। अब इसमें आप अगर देखेंगे CH3 और C2H5 में अगर दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 और 5 में से 3 गया तो 2। तो यह CH2 का अंतर इन सभी के बीच में आपको मिलेगा, यानी दो सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर मिलेगा। अगला क्या कह रहा है कि किसी क्रमागत दो सदस्यों के बीच अणुभार में 14 का अंतर। अभी हमने बताया कि जब आप इसका अणुभार निकालेंगे तो दो सदस्यों के बीच में यह 14 का अंतर होगा। यह 14 का अंतर आपको कहाँ से मिला, तो जो CH2 का अंतर है इसका अणुभार हम निकालेंगे। जैसे कार्बन का अणु होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2, अब C-H2 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 12-2 बराबर 14। ये 14 आपका अणुभार अंतर हो गया। अब इस अंतर के बाद आप देखेंगे आगे कि किसी क्रमागत दो सदस्यों के बीच में सामान्य सूत्र होता है। सामान्य सूत्र का मतलब जो होगा वह सीधे सीधे एक ही पे आ जाएगा। जैसे अगर हम एल्केन श्रेणी देखते हैं, एल्केन श्रेणी, तो इसका सूत्र आपको पहले भी हम बताए हैं CnH2n+2। अब इसके सभी सदस्य जैसे देखेंगे CH4, मेथेन, C2H6, एथेन, C3H8, प्रोपेन, C4H10, ब्यूटेन, C5H12, पेंटेन। ये देख रहे हैं कि एक ही इनका क्रियात्मक क्या कर रहे हैं, एक ही श्रेणी इनकी बन रही है, यानी इनके सामान्य सूत्र एक ही तरह के हैं। छठवां है सजातीय श्रेणी के सदस्यों को सामान्य विधि द्वारा बनाया जा सकता है, यानी प्रत्येक सदस्य को माने सामान्य श्रेणी में, कोई कठिन जटिल प्रक्रिया नहीं है, सामान्य श्रेणी द्वारा यानी सामान्य विधि द्वारा इनको बनाया जा सकता है। और सातवां है आपका कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को सामान्य यानी सभी सदस्यों के अणुभार वृद्धि के साथ उसके भौतिक गुण, जैसे भौतिक गुण में क्या क्या आ सकता है, क्वथन आ सकता है, वाष्पन आ सकता है, गलन आ सकता है, उसके अणुभार में वृद्धि हो सकती है और इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। तो इस प्रकार से आज आपके सजातीय श्रेणी और सजातीय श्रेणी की विशेषताओं के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। शेष अगले वीडियो में।